बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9288 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, हुकूमत को एक बहरान का सामना है और अगर बहरान का नाम लें तो बहरान का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अंदरूनी बहरान का सामना है। हुकूमत जिस बहरान का सामना कर रही है उसका नाम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमने आपको बताया, क्योंकि अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संभल नहीं पा रही, हुकूमत उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। बावजूद इसके कि सानिया नौ मई के जो केसेस हैं उनमें गुजरांवाला में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 5-5 साल के 51 मुलजमान को सजाएं दे दी हैं और ये इब्तदा हो चुकी है सजाओं की जो होनी थी। लेकिन हुकूमत को जिस बहरान का सामना उसे तो छोड़ दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंटरनल भी क्राइसिस का सामना है और वो क्राइसिस है लीडरशिप का। कौन लीड करेगा, कौन जो बात कर रहा है वो चेयरमैन की ज़ुबान की बात कर रहा है और कौन अपनी ख्वाहिशात की बात कर रहा है। अब ये बातें ज़ुबान ज़दे आम हो रही हैं। पीटीआई की कोर कमेटी में होने वाले झगड़ों को छोड़ें, शेर अफजल मरवत के बयानात, अब असद कैसर भी ये बोल चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर को जो है वो मज़ाहमत करनी होगी। वो ज़रा खुश नज़र नहीं आते अली अमीन गंडापुर की जो हालिया मुलाकातें हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर से हों या वज़ीर दाखिला से हों। तो पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है? ऑन अब्बास बपी हमारे साथ हैं, सेनेटर हैं। ऑन हुकूमत को तो आप लोगों के चैलेंज का सामना है, लेकिन आप लोगों को भी इंटरनली चैलेंज का सामना है। तो ये चैलेंज कितना बड़ा है या आपको नॉर्मल लगता है? मेरे ख्याल ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बाकी पॉलिटिकल जमातों पे भी इस तरह के इश्यूज रहे हैं। अगर आप पिछले 1-1.5 साल से उठा के देख लें तो मिफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट है, मुर्तजा जावेद अब्बासी, मोहम्मद जुबैर साहब, इन तमाम की स्टेटमेंट्स अपनी लीडरशिप के खिलाफ है, लेकिन वो शायद मीडिया का स्कूप नहीं बन पाती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर छोटी सी स्टेटमेंट, और वो भी एक करेक्शनल स्टेटमेंट होती है, वो उसको उठा के इतनी बड़ी खबर बनाया जाता है। अब जो असद कैसर साहब ने कहा अपनी जगह वो ठीक है कि इस वक्त पार्टी में मज़ाहमती सियासत के हवाले से एक यकीनन एक हॉकिश बिहेवियर है। मैं पर्सनली इस चीज का ख्वाहिशमंद हूं कि हमें मज़ाहमत करनी चाहिए। मैं मफाहमत के हक में इसलिए नहीं हूं कि जो एक हाउस ऑफ कार्ड्स इस वक्त क्रिएट किया जा रहा है इस्लामाबाद में या पूरे पाकिस्तान में, ये तो मतलब चोरी की मैंडेट शुदा हुकूमत को तो लंबा 5-10 साल चलाना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूं ऐसी सियासत को अगर आपने किसी तौर पर जाके एंड करना है, आपको सट पर मज़ाहमत करनी पड़ेगी। मफाहमत की बात, अली अमीन गंडापुर एक केपीके का सीएम है, अभी उसके अपने इश्यूज हैं, उसकी गवर्नेंस के इश्यूज हैं। उसको आईजी पोस्ट करना है, उसको चीफ सेक्रेटरी केपी पोस्ट करना है, उसको अपने फंड्स लेने, उसके सूबे के लोगों को तनख्वाहें देनी है, उससे अपना वर्कआउट करना है। सो गवर्नेंस अपने हिसाब से चलेगी, पॉलिटिकल पार्टी के अपने स्टांस है। सो मेरे ख्याल में इन दोनों को अलग लाया जाए। अब कोर कमेटी में क्या होता है, कोर कमेटियों की आप पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी देख लें तो वहां इससे ज्यादा शायद मतलब लोगों के खिलाफात होंगे। मुझे खुशी है हमारी कोर कमेटी में एक आर्गूमेंट का डिफरेंस ऑफ आर्गूमेंट है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, अपनी ओपिनियंस है। एट द एंड ऑफ द डे वो खान साहब के पास अप्रूवल के लिए जाती है, वो उसके ऊपर एंडोर्समेंट कर देते हैं। सो जिस तरीके से हमारी पीटीआई पिछले 1-1.5 खास तौर पे 5 अगस्त के बाद, जिस दिन से खान साहब अरेस्ट हुए हैं, अब तक 8 फरवरी का इलेक्शन हमने लड़ा। इस चीज के बावजूद हमारे पास बल्ला नहीं था। हम डिफरेंट निशाना आते हैं, हमारी सोशल मीडिया की टीम ने जिस तरह एक्टिवली रोल प्ले किया, हमारी लीडरशिप ने लोगों को बस जिस तरह लोगों को अवेयर कराया, आई मीन वी स्टूड एज अ पॉलिटिकल जमात एंड हैप्पी कि पूरी दुनिया में शायद इस तरह की जमात की आपको मिसाल नहीं मिलेगी जिस तरह पीटीआई है। आई मीन नॉट इन नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, एक ऐसा जमात जिसका लीडर जेल में हो और जिसके साथ एक्सेस ना हो, उसके बावजूद हमने नेशनल लेवल का इलेक्शन लड़ा एंड वी वन इट, हम जीते हैं। माने ना माने अलग बात है। सो छोटी मोटी ओपिनियंस का कहीं डिफरेंस आना, ये तो एक जनरल इतनी तो जमहूरियत में आजादी होनी चाहिए। सपोज बिल्कुल ठीक हो गया, आपका पॉइंट अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन चूंकि ऑन हम बात कर रहे हैं पीटीआई की पॉलिटिक्स की, देखें सियासी तौर पर जो भी आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये रियलाइजेशन करनी होगी कि मज़ाहमत ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी मज़ाहमत कर ले। अली अमीन गंडापुर सिर्फ पीटीआई के लीडर नहीं है, वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने वहां के लोगों को डिलीवर करना है। लेकिन ये मैसेज आप लोग दे नहीं पा रहे नीचे अपने वर्कर को, नीचे आपकी लीडरशिप भी एक्सेप्ट नहीं कर रही, वर्कर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। We made few mistakes, हमें मानना चाहिए, हमसे कुछ गलतियां हुई। 8 फरवरी के बाद जिस वक्त रात को मैंडेट चोरी हो रहा था, उस वक्त आवाज को बुलंद ना करना, लोगों को, दुनिया को ना बावर कराना कि रात को चोरी है, ये वो 24-36 घंटे का स्पेस देना, अल्टीमेटली थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है हमें अपने आप पर पांव पे खड़ा होने। इस दौरान असेंबली का इजलास आ गया। अब असेंबली में जब आप प्रोटेस्ट करते हैं, चाहे वो पंजाब असेंबली हो, चाहे इस वक्त आपकी नेशनल असेंबली हो, अब जब सेनेट में प्रोटेस्ट करें तो उसकी अपनी कॉनोटेशंस तो होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली मुझे जो नजर आ रहा है, हमने पहले ये सोचा था कि हम शायद इसको वहां पे पुश करेंगे और इससे लोगों को एहसास हो जाएगा कि दे आर गोइंग ऑन द रॉन्ग वे और ये गवर्नमेंट शायद मान जाएगी, लेकिन ये मेरे ख्याल उस तरह मानने वाले नहीं है। अब जिस तरीके से खेल रहे हैं, आप ये देखें, 4 गवर्नमेंट्स तकसीम कर दी, 4 सीएम्स लगा दिए, स्पीकर डिप्टी स्पीकर तुम्हारा, चेयरमैन सेनेट डिप्टी चेयरमैन हमारा, एवरीथिंग इज डिवाइडेड इन अ वे कि हर
बंदा एक बंदर बांट में हिस्सा बांटता जा रहा है, वहां से लग रहा है कि शायद अब असेंबली तक बात नहीं रहेगी। सो हमें भी इस चीज को रियलाइज करते हो, या एज पीटीआई को रियलाइज करते हो कि ये लोग असेंबलीज की हद तक हमारी रेजिस्टेंस को अब ये बर्दाश्त कर जाएंगे, और अल्टीमेटली अब कारकुनों तक जाते हुए हमें भी थोड़ा टाइम लगा। कारकुनों में प्रेशर है, और आपने एक्सेप्ट किया कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। सेम इसी तरीके से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने गुज़िश्ता 2-2.5 साल के जो पॉलिटिकल बिहेवियर्स हैं उन पर नजर डाले, अदम एतमाद के बाद से लेकर अगले इलेक्शन तक, अगर सियासी तौर पर गलतियां ना की होती, सियासी इत्तेहादी बनाए होते, तो आज हो सकता है आपको इस सूरत-ए-हाल का ही सामना ना होता जो आज आप कर रहे हैं। नहीं, मैं सर माजर के साथ मैं इससे एग्री नहीं करूंगा। आई पर्सनली बिलीव कि अगर पूरे 1.5 साल को ओवरऑल देखा जाए, छोटी मोटी गलती कोई हो जाए तो बड़ी बात है, जो मेजर डिसीजन से मैं सबको एंडोर्स करता हूं। अगर वो उस वक्त ये सारे फैसले ना करते तो शायद 8 फरवरी ना आता। 8 फरवरी की शाम को पाकिस्तान में जो सॉफ्ट रेवोल्यूशन आया था, जो इनकलाब आया था, वो उन्हीं फैसलों की वजह से आया था जो कि खान साहब ने किए। लोग कहते हैं जी असेंबली से इस्तीफा, अगर असेंबली में बैठे रहते तो क्या हम भूखू घोड़े होते? हम उस वक्त शोर, आज भी तो शोर मचा रहे हैं ना हम। ये 29 फरवरी से असेंबली चली है, आज 29-30 मार्च हो चुकी है। एक महीने में हमने बड़ा शोर मचाया सेनेट में, एक महीने पंजाब असेंबली में शोर मचाया, नेशनल असेंबली, क्या फर्क पड़ गया? 1.5 साल और शोर मचा लेते। देखिए पाकिस्तान की आवाम को जो मैसेज हमने दिया था कि हम इस सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे। अगर आप सिस्टम का पार्ट बैठ के वहां सिर्फ नारे बुलंद करते, यकीन करें ये सिस्टम आपको खा जाएगा। ये इतना जालिम सिस्टम है, ये जमहूरियत के नाम पे, ये आइन के नाम पे लोगों को कैनिबलिज्म का शिकार कर देता है। अभी भी देख लें, अभी अगर आप समझते हैं ना कि हम असेंबली का पार्ट बैठ रहे हैं और वहां पे बड़ी धुआंधार तकरीरें करें, इनके बालों पे जो भी नहीं दिखेगी, नथिंग एट ऑल, बिकॉज यू नो ये हवस से भरे लोग हैं। इनको ताकत चाहिए, इनको पैसा चाहिए, इनका रोजगार इससे है। मेरी मिनिस्ट्री, मेरी स्पीकरशिप, मेरा एमपीए, स्टैंडिंग कमेटीज, हम इनको ये नहीं खेलने दे सकते। एट द एंड हमें फिर आवाम के पास सड़कों पे जाना पड़ेगा। अगर आप मेरे इस फैसले को कह दें कि जी गलत फैसला है, आपको असेंबली में शोर मचाना चाहिए, बट दिस विल नॉट अफेक्ट देम। सो इस फैसले, उन फैसले को मैं 100% दोस्त करता हूं। अगर वो फैसले ना होते तो यकीन जानिए 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ जमात ही ना बन पाती। हम जमात बने ही 8 फरवरी की शाम को है, और सिर्फ उन्हीं फैसलों की वजह से आज हम इतने ताकतवर हैं कि आज अवाम की ताकत हमारे साथ है। सो आई थिंक वी आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी इन पाकिस्तान राइट नाउ। और आपने कहा कि हमें स्ट्रीट्स पर जाना होगा। पीटीआई के अंदर, चूंकि इस वक्त जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का खत आया, तो पीटीआई के बहुत से सियासी रहनुमाओं या सियासी कारकुनों, जो आपकी खासकर जिसे कहते हैं, उनकी ये एक डिमांड थी कि इतने सारे वकला को जब एडजस्ट किया गया, उन्हें टिकट्स दिए गए, उन्हें एमएनए एमपीए बनाया गया, दिस इज द राइट मूवमेंट कि वो एक जुडिशियल मूवमेंट स्टार्ट करें और साथ में आप लोगों की मूवमेंट हो। उस पर आपके कारकुनों की राय है कि वकला ने ओहदे तो ले लिए लेकिन डिलीवर नहीं करना चाहते। अच्छा, वैसे थोड़ा सा ना नंबर्स लोगों के पास नहीं होते। अवाम की राय अपनी जगह, वर्करों की राय अपनी जगह पे। मेजॉरिटी हमारे सिर्फ 5 के करीब टोटल वकला हैं जो मेंबर नेशनल असेंबली मुंतखब होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। सो इतनी बड़ी कोई तादाद नहीं है जिसको पिक्चर को इतना बड़ा दिखाया जा रहा है। हैविंग सेड दैट, आई ट्रूली बिलीव कि हमारी ILF बहुत बड़ी है, हमारी वकला की तंजीमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम लाहौर हाईकोर्ट बार का इलेक्शन भी जीते, पेशावर हाईकोर्ट बार भी हमारे पास है, इस्लामाबाद की जो बार सुप्रीम कोर्ट है वो भी हमारे पास। सो हैविंग सेड दैट, यस, वकला का एक मूवमेंट चलनी चाहिए, और उसकी वजह ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ, उसकी वजह वो 6 जजेस का खत है। देखिए, जिस पाकिस्तान में, जिस मुल्क में, रियासत में हाई कोर्ट का जज अपने आप को महफूज ना समझे, अपने आप को सिस्टम से एग्जॉस्ट होता पाए, प्रेशराइज होता पाए, उसके वॉशरूम में बग्स और कैमरे लगे हों, वहां पे अगर ये वकला ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हो या वो पीपल्स पार्टी के वकला, उनको तहरीक तो चलानी पड़ेगी। अगर एक जज कहे कि मैं ये फैसले इसलिए गलत कर रहा हूं क्योंकि मुझ पे प्रेशर है, तो जिस शख्स को फांसी दी जाएगी कत्ल के मुकदमे, वो भी एहतजाज करेगा। लेकिन ऑन ए काउंटर आर्ग्यूमेंट यह है कि इन जजेस ने जिन वाकयात का जिक्र किया वो 1 साल पुराने हैं, और एक काउंटर आर्ग्यूमेंट यह होता है कि इसकी एक पॉलिटिकल इंटेंट है जिसके बेनिफिशियरी आप हो सकते हैं। अगर भुट्टो साहब का जो फैसला है जो कि फाइजीसा साहब ने उठाया 40 साल बाद, और उसमें कहा कि वो एक जुडिशियल मर्डर था या जो भी कैसे थे, तो अगर आपकी कॉन्शियस को उठते 40 साल लगे इस सदरिया को, तो 1 साल बाद अगर हाई कोर्ट का जज ये कह दे कि पिछले 1 साल में जो मेरे साथ हुआ है, और आज मैं समझता हूं इट इज द राइट टाइम टू स्टैंड अप along with the 6 other judges और 6 जजेस के साथ मैं ये फैसला करता हूं कि मैं ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर दूंगा, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए बजाय टाइमिंग पे कि तुमने 1 साल पहले क्यों नहीं बोला था। 1 साल पहले क्या हालात थे? 1 साल पहले जो हालात थे पाकिस्तान में, मैं सांस नहीं ले पा रहा था, मेरे जैसे हजारों लोगों को कहां उठा के आपको अंदाजा भी नहीं है। तो 1 साल पहले पाकिस्तान में जिस किस्म की आजादी थी, आप टॉक शो पे मैं इमरान खान का नाम ले रहा हूं, आप बीप नहीं कर रहे, मैं इमरान खान दोबारा कह रहा हूं, आप बीप नहीं करेंगे। आज से 1 साल पहले इमरान खान का नाम लेना बंद हो चुका था। सो आज जो जजेस
उठ रहे हैं उस तरह बहुत सारे कारकुन भी उठ रहे हैं, लीडरशिप। मैंने सेनेट में आज से 1-1.5 महीना पहले स्पीच की थी, मैं आज से 6 महीने 4 महीने पहले नहीं कर पाया था। सो देयर इज ऑलवेज अ टाइम फॉर इट, देयर इज ऑलवेज, आपको स्ट्रेंथ आते बात करने में चीजों में टाइम लगता है। सो लेट्स अप्रिशिएट इट। लियाकत चट्टा को उठा के आपने बहुत अहम नुक्ता ये उठाया, भुट्टो साहब के रेफरेंस का आपने जिक्र दिया। भुट्टो साहब का रेफरेंस सदर आसिफ अली जरदारी ने भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने उस रेफरेंस को एक्सेप्ट किया, उसका जो भी नतीजा था वो सामने ले आई। इस वक्त 6 जजेस का मामला है, 6 जजेस ने खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहले फुल कोर्ट से मुलाकात की, फिर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और दोबारा फुल कोर्ट को यह बताया कि, और अक्सरियत ने फुल कोर्ट की इसको एक्सेप्ट किया कि एक कमीशन बनाया जाएगा और सीनियर जज जो है, जो उनके होंगे, उनके मातहत बनाया जाएगा और इस मामले को प्रॉप किया जाएगा। अब जिस जज की तकर्री हुई है, जस्टिस तसद्दुक जुलानी, वो एक जिसे कहते हैं अच्छी रेपुटेशन रखते हैं, यहां तक कि इतनी अच्छी रेपुटेशन रखते हैं कि आप लोगों ने उसे निगरान वजीर आजम के लिए उन्हें नामजद किया। तो जरा थोड़ा सा अगर रुक जाएं और टाइम दे दें कि कमीशन अपनी फाइंडिंग्स दे दे, उसके बाद तहरीकों की बात हो जाए। मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, पाकिस्तान में किसी कमीशन की आज तक कोई रिपोर्ट आई है? किसी इंक्वायरी कमीशन, कभी सकूत ढाका से शुरू कर लेते हैं, हमूद रहमान की कमीशन, उसकी रिपोर्ट उठा के दे ले कि पाकिस्तान से बांग्लादेश अलहदा क्यों हुआ था। आप और मुझे, मैं इतने पढ़े लिखे लोग हैं अपनी जगह, तो हम दुनिया पे बड़े सियाने लोग हैं, मुझे और आपको ही नहीं पता कि हमसे बांग्लादेश क्यों आजाद हुआ था। हमें किसी ने ये बताना नहीं है, क्योंकि बताने में बहुत चीजें खुल जाएंगी। सो पॉइंट रिमेन्स, 6 जजेस समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, उन पे प्रेशर है। उन्होंने खत लिखा टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, नॉट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कि हमें एग्जीक्यूटिव की तरफ से ये हम पे प्रेशर है, एजेंसीज का प्रेशर है, जिनका भी प्रेशर। उन्होंने उसका पूरा हाल हवाल पूरा लिख दिया उन्होंने, और चीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नहीं लिखा, क्योंकि वो समझते थे कि वो भी शायद बायस्ड हो सकते। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा। अब चीफ साहब को चाहिए था कि अपनी सरबराही में 4-5 जजेस, सीनियर जजेस देते और उसकी इंक्वायरी स्टार्ट कर लेते और उस पर एंड पे वर्डिक्ट देते, भाई तुम गलत हो या ठीक हो। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस वक्त चीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को बुला लिया। अब इल्जाम भी उसी शख्स पे कि जिसके नीचे वो इदारे हैं, उसी शख्स को बुला के पूछ रहे हैं, भाई ये जजेस तुम पे इल्जाम लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उसने कहा इस तरह कर, तो मैं इसकी इंक्वायरी खुद कर देता हूं, मैं इसके टीओआर बनाऊंगा, मैं एसओपी बनाऊंगा, मैं इसका रिटायर्ड जज लगाऊंगा और वो फैसला दे देगा। लेकिन टीओआर से सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेगी एग्जीक्यूटिव। मैं एक बात बताऊं, एग्जीक्यूटिव ने क्या आगाह करना है? वो जो लेके पाकिस्तान में ये टोपी फेरना दुनिया में सबसे आसान है। आप एक पटवारी के पास चले जाना कि मैंने जमीन बेचनी है, वो 10,000 आपको लीजिए बता देगा कि तुम जमीन अपनी नहीं बेच सकते। पाकिस्तान में हर वो शख्स जो अपने जमीन की आवाज पे खड़ा हुआ है, उसको इस निजाम ने ऐसा घुमाया कि आखिर में वो माफी मांगने पे आ गया कि मैं दोबारा खड़ा नहीं हूंगा, बल्कि मिसाल बना दी कि खबरदार तुम में से दोबारा को खड़ा हुआ। पाकिस्तान में 6 जजेस के साथ अगर आपने ये जुल्म कर दिया, ये 6 जजेस क्या पाकिस्तान में कभी कोई जज नहीं खड़ा हो सकेगा, कभी कोई फेडरल सेक्रेटरी नहीं सकेगा, कभी कोई मिनिस्टर नहीं खड़ा हो सकेगा, क्योंकि निजाम इतना सख्त है कि जजेस की अगर माफी नहीं है तो फिर मेरी माफी भी नहीं हो सकती। ये दुनिया देख रही है। अब अगला नुक्ता चूंकि आपने कहा कि सारी चीजें, जमात इस्लामी के मामले पे भी बैरिस्टर गौर साहब ने जैसे कहते हैं बयान दिया कि जमात इस्लामी जोर बर्दाश्त नहीं कर सकी। लियाकत बलोच साहब ने जब पूरी जैसे कहते हैं टाइमलाइन के साथ वजाहत दी, तो अब दोबारा असद कैसर साहब जमात इस्लामी को जैसे कहते हैं मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जमात इस्लामी के साथ रिलेशन रिस्टोर हो चुके हैं, क्योंकि 2013 में आपकी तादी रही है केपीके में, तो रिस्टोर हो चुके हैं या अभी तक डिस्कनेक्ट है? बिल्कुल नहीं है जी, बस 2013 का जो तजर्बा था वही काफी था हमारा उनके साथ। तो 2024 में अभी उनके साथ जैसे बैरिस्टर गौहर ने कहा, उनके साथ मुलाकात की कोशिश भी की कि मामला भी तय किए गए, बट उनकी तरफ से जीरो टॉलरेंस थी मेरे ख्याल में। एंड आई एम श्योर कि जमात इस्लामी को भी सोचना चाहिए कि जिस किस्म की सियासत वो कर रही है वो पाकिस्तान में कामयाब नहीं है किसी भी हवाले से, ना लिबरल हवाले से, ना वो रिलीजियस हवाले से कामयाब पोलिटिकल जमात नहीं है। सो हमारे उनके किसी किस्म की कोई मामला नहीं। असद कैसर साहब ने अपनी जाती राय में एक स्टेटमेंट जरूर दी है, लेकिन जो बैरिस्टर गौहर ने स्टेटमेंट दी वो इज ट्रू। हमारे ना उनके साथ मामला तय हुए थे, ना होंगे, ना हमें कल को मज़ामत की सियासत में फ्यूचर में जाने के लिए शायद मतलब उनको कहना पड़े। वो अगर समझते हैं कि हमारा नैरेटिव ठीक है, हम सच्चे हैं, हक पे खड़े, तो बेसिक हमें सपोर्ट करें। लेकिन हमारी कम अज कम ये मूवमेंट नहीं है कि जी अगर जमात इस्लामी ओके करेगी तो हम सड़कों पर निकलेंगे, ऐसी कोई जरूरत नहीं। हमारे पास बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है, हमारे पास अवाम की ताकत मौजूद है। सो अगर वो समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई, दे कैन कम एंड जॉइन विद अस, बट इस पॉइंट के ऊपर हमारी किसी किस्म के मामला जमात इस्लामी से तय ना हो रहे हैं, ना ऐसी कोई पार्टी में कोई डिस्कशन हो रही है। अच्छा, स्ट्रीट पॉलिटिक्स की आप बात करें, चूंकि आप कह रहे हैं कि आपके साथ धांधली हुई है, मौलाना साहब भी कह रहे हैं उनके साथ धांधली हुई है। अब उनके साथ अगर धांधली हुई है तो फिर वो केपीके में होती है, लेकिन अपोजिशन इस वक्त मौलाना साहब आपके साथ हैं, कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई साहब आपके साथ हैं, सरदार अख्तर मेंगल साहब आपके साथ हैं। तो स्ट्रीट पर जाने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की दीगर जमातों को एतमाद में लेगी या फिर सोलो फ्लाइट करेगी?
नहीं नहीं, देखिए जी, ये याद रखिएगा जब मज़ाहमत की सियासत आती है सड़कों के ऊपर तो ऑटोमेटिकली किसी को खुद लेना पड़ता है, इसमें तो कोई शक नहीं। मतलब लीड, अगर आपको याद हो हमारे खिलाफ जब उस वक्त पहले साल में गवर्नमेंट के खिलाफ आए तो मौलाना साहब सबसे पहले उठे थे और फिर बाकी जमातें सिर्फ कंटेनर पे चढ़ने के लिए आ गई थी। तो इशू क्या है, लीड तो हमें खुद करना पड़ेगा अपनी ताकत के बलबूते पे। स्ट्रीट पावर भी हमारी होगी, लोग भी हमारे होंगे, अवाम भी हमारे, कारकुन भी और प्लेटफॉर्म्स भी हमारे होंगे, नो डाउट। लेकिन एज ए पोलिटिकल जमात मतलब हमने भी सीखा है कि हमें दूसरी जमातों को रीच आउट करना पड़ेगा। और आई एम श्योर इस वक्त लीडरशिप जो है, इन तमाम जिन लीडरशिप का आपने नाम लिया, चाहे मौलाना साहब हैं, चाहे अचक साहब हैं, दे आर गोइंग टू रीच आउट टू देम बिकॉज उसकी अपनी सिंबॉलिक वैल्यू जरूर होती है, चाहे उनके पास उतनी पावर हो या ना हो। लेकिन अब जब मौलाना साहब के पास एक बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है, आई एम श्योर कि हमें उनको रीच आउट करना चाहिए और हम करेंगे भी सही। अगर वो समझते हैं कि हमारा कॉज सच्चा है तो दे विल जॉइन अस। ऑब्वियसली इसकी स्ट्रेंथ जरूर आएगी, लेकिन ये डिसीजन अल्टीमेटली पीटीआई को खुद करना पड़ेगा कि हम जा रहे हैं। जब हम ये फैसला कर लेंगे उस वक्त सबको रीच आउट करें, कहेंगे जी कम एंड जॉइन विद अस। और अगर मौलाना साहब और बाकी तमाम लीडरशिप मिल गई, यकीन जानिए इस हुकूमत के लिए ठहरना मुश्किल हो जाएगा। आप अपनी कॉन्शियस से सोचें, जिस तरीके से ये बंदर बाढ़ पूरे पाकिस्तान की कर दी है, इस तरह तो कच्चे के डाकू माले मसूका नहीं बांटते जिस तरीके उन्होंने पाकिस्तान में। आपने एक जुमला कहा कि हमने भी सीखा है कि सियासी जमातों को रीच आउट करना चाहिए। अगर किसी स्टेज पे फॉर द सेक ऑफ कंट्री, रियासत के लिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए इसी हुकूमत के साथ अपोजिशन को बैठना पड़ता है, मौलाना साहब तैयार हो जाते हैं, महमूद खान साहब तैयार हो जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार होगी कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी अगर रियासत को बचाने के लिए जरूरी है तो अपोजिशन के तौर पर बैठे? सर बिल्कुल बैठेंगे चार्टर ऑफ इकोनॉमी में, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडे के साथ कि वहां पे फिर इमरान खान साहब बैठेंगे उन सामने। मैं नहीं बैठूंगा, बैरिस्टर गौहर नहीं बैठेगा, उमर यूब साहब नहीं बैठेंगे, असद खैसर नहीं बैठेंगे। वहां पे फिर इमरान खान बैठेंगे और फिर चार्टर इकोनॉमी बात करेंगे। आप अगर उसके खिलाफ 180 केस बना के उनको अडियाला में डाल दें और निकाह जैसे केस में उसको 7 साल और बुशरा अब्बा को 7 साल की सजा सुनाएंगे, तो मैं कौन से चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करूंगा? पाकिस्तान में चार्टर ऑफ इकोनॉमी से पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। अगर सियासी यहां पे स्टेबिलिटी नहीं होगी और इमरान खान जैसी बड़ी जमात का लीडर वहां ना बैठा हो, तो कौन सी चार्टर ऑफ इकोनॉमी? देखिए दुनिया आपको किस एंगल से देखती है। वो देखती है कि पाकिस्तान में एक ऐसा निजाम है जिसको 2-3 साल में ऑटोमेटिक स्विच ऑफ कर देते हैं और फिर स्विच ऑन कर देते हैं। तो इस स्विच ऑफ और स्विच ऑन को दुनिया नहीं मान सकती। लेकिन एक सवाल है ना, एक सवाल है। आपने कहा कि इमरान खान साहब जब वहां बैठेंगे तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात होगी, और ये आपका एक हद तक मुतालबा दुरुस्त है क्योंकि वो आपके लीडर हैं, आप समझते हैं कि उनको बैठना चाहिए। लेकिन जहां इकोनॉमी और रियासत के लिए आप समझते हैं कि उन्हें बैठना चाहिए, वो बैठेंगे। बालाकोट की स्ट्राइक के बाद जब कमेटी की मीटिंग बुलाई गई जिसमें हुकूमत अपोजिशन सबको बुलाया गया, आपके लीडर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। तो इस बार क्या ओन अब्बास और असद कैसर और बैरिस्टर गौर उन्हें मना पाएंगे कि उसी अपोजिशन के साथ, गवर्नमेंट के साथ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ बैठ के चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें? मैं कर्ज करूं, जब हमारी 3 साल की हुकूमत थी ना, उसमें यकीनन बहुत सारे इश्यूज है जिसपे हम शायद इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे और हमारी जो मामला थे वो दूसरे हिसाब से उसको ना पोर्ट्रे किया जा रहा था। सो ये कहना कि हमने वहां पे क्या गलती, पॉलिटिकल जमातें या जब पहली दफा गवर्नमेंट में आते कहीं ना कहीं चीजें आपसे ऊपर नीचे होती हैं। अगर आपको याद हो, जब खान साहब पहली दफा स्पीच करने के लिए कौमी असेंबली में आए थे तो किसी ने उनको तकरीर नहीं करने दी थी और हम लेजिटिमेटली जीत के आए हुए थे। ये कोई हमें कोई चोरी की हुकूमत नहीं दी गई थी। सो एक स्टांस उस वक्त नेशनल असेंबली में था कि खान साहब जब भी असेंबली में आते थे, इन लोगों की तरफ से एक ऐसी शोर होगा किया जाता था कि मतलब समझते थे कि शायद हमको बहुत बड़ा जुल्म करने जा रहे हैं। सो जो बालाकोट का मामला था, उस वक्त भी खान साहब के हवाले से इनकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स थी, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिसमें शहबाज शरीफ की कि जी इमरान खान साहब के साथ हम नहीं बैठेंगे, ये जो अगर आए वो एक पोजीशन की तरफ से था। ऑन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और सवालों का जवाब दिया। नाज़रीन, ऑन से जरा बात की हमने पीटीआई के बहरान के हवाले से, पीटीआई कितना बड़ा बहरान है हुकूमत के लिए, जरा बात करेंगे हुकूमत के चैलेंजेस और हुकूमत के इकदाम के आने वाले दिनों में दाखिली और खारजी फ्रंट्स पर क्या है। इसके लिए हमारे साथ होंगे सीनियर तजज़ियाकार, उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। जरा बात करेंगे सियासी सूरत-ए-हाल की और सियासी सूरत-ए-हाल के साथ साथ हुकूमत की इंतजामी सूरत-ए-हाल की और सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार इस पर क्या राय रखते हैं। ज़रा आज के दिन कोशिश करेंगे कि ये सवाल उनके सामने रखें। हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हसन अयूब साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार पीजे मीर साहब और एडिटर द न्यूज़ आमिर गौरी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हसन अयूब के पास चाहूँगा कि पहले जाऊँ। ज़रा हसन मेरी तरह जैसे कहते हैं वो ज़रा जूनियर हैं, तो दोनों सीनियर्स को पहले बाद में मौका दूंगा कि वो हसन की या मेरी बातों पे अपनी राय दें। हसन, आप उन लोगों में हैं जिनका तासुर ट्विटर पे ये लगता है कि कंपनी यही चलेगी, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं इस तरह नहीं चलेगी। देखिए, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या होगा, लेकिन बज़ाहिर जो हालात हैं वो कोई इतने जो खराब नहीं है। हुकूमत अभी उसका जो वो वजूद में आई है। और देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नवाज के जो इंटरेस्ट है वो कपल्ड है। जब तक इनके इंटरेस्ट कपल्ड हैं तो वफाकी हुकूमत मजबूत और मुस्तहकम रहेगी। और रहा सवाल पंजाब का, तो पंजाब के अंदर तो जो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है वो तो सिंगल मेजोरिटी पार्टी बन चुकी है, तो अब तो उनको कोई जरूरत नहीं है पीपल्स पार्टी की भी वहां पर। लेकिन इनका आपस में एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप रहना भी चाहिए। और आप ये भी देख लें कि बलूचिस्तान के अंदर भी जज्बा खैर जगाली के तौर के ऊपर अक्सरियत होने के बावजूद पीपल्स पार्टी को वजारत आला पंजाब दे दी गई है। तो यानी ये चीज नहीं, हसन लेट मी करेक्ट यू, पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत थी बलूचिस्तान में। नहीं, इस वक्त आज के दिन किसकी अक्सरियत है? अच्छा, आज के दिन वो एक ज़मीनी सीट, एक सीट का मेरा ख्याल है रिजल्ट चेंज होने की वजह से सूरत-ए-हाल तब्दील जी वो हो गया ना। बट इवन देन लेकिन एक अच्छा ताल्लुक है ना, एक अच्छा वर्किंग रिलेशन है जो कि खुशाइंद है। ठीक हो गया। जो हुकूमत तो मुस्लिम लीग नवाज की भी है, वो जो बलूचिस्तान हुकूमत है उसमें मुस्लिम लीग नवाज भी ट्रेजरी बेंचेस पर बैठी हुई है ना। इसी तरह वफाक के अंदर भी पीपल्स पार्टी ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर है। तो ये हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज की भी है और पीपल्स पार्टी की भी है। तो मेरा तो ये मानना ये है, एक चीज। दूसरा, कुछ फैसले जो हालिया दिनों में प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिए हैं और फिर वो अपने फैसलों को उन्होंने वापस लिया है, तो ये कोई अच्छा तासुर नहीं जा रहा। ये वो फैसले हैं जिनको डिफेंड वो प्राइम मिनिस्टर ने खुद नहीं किया, उनको वापस ले लिया है। तो इसका मतलब ये है कि वो फैसले गलत थे। अगर आप हवाला दे रहे हैं, आप इरसा के फैसले का हवाला दे रहे हैं? मैं इरसा के फैसले का हवाला दे रहा हूं, मैं ईसीसी का हवाला दे रहा हूं, मैं अब जो ईसीएल कमेटी थी जो कैबिनेट की, उस हवाले से। तो ये तमाम फैसले प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं और फिर वापस ले रहे हैं। यानी उन्होंने वजीरे दाखिला को शामिल नहीं किया था ना। फिर तो आपके ख्याल में हसन, आपके ख्याल में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वाला फैसला भी वापस होगा? क्योंकि एक तासुर ये उभरा है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो रेशो है उसमें 4 लोगों का ताल्लुक एक ही सूबे पंजाब से। नहीं, इसहाक डार साहब का ताल्लुक जो है वो वफाक से हो गया ना, इस्लामाबाद से हो गया ना। वो वफाक की नुमाइंदगी करेंगे क्योंकि वो अब सेनेट का इलेक्शन वफाक से लड़ रहे हैं। लेकिन इसहाक डार साहब की उसमें शमूलियत का मतलब ये नहीं है कि इसहाक डार साहब को बतौर साबिक वज़ीर खजाना लेकर आया गया। उनको लाया इसलिए गया है कि वो नेगोशिएशंस कर सकते हैं। वो जो पीटीआई, पीपल्स पार्टी, दीगर जमातों के साथ उनकी अच्छी जो है वो कम्युनिकेशन जो है रही है माजी में भी। चलें हसन, 1 मिनट के लिए आपको यहां रोकता हूं। पीजे, हसन अयूब को लगता है कि मफादात क्लब हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के और कंपनी यही चलेगी। देखिए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कभी भी एक पेज पे नहीं आ सकते। ये गवर्नमेंट है डैगर्स ड्रॉन, और इस वक्त सब वेट कर रहे हैं कि कौन कब जाएगा, कौन हिलेगा, तो मैं अंदर कैसे आऊं। आपने इनको कोलिशन में भी देख लिया था कि इनकी गवर्नमेंट नहीं चल सकी। ऑपोजिशन में ये इकट्ठे हुए बिकॉज ऑफ इमरान खान, ये जो पीडीएम के अंदर, और पीपल्स पार्टी स्टिल डिडंट कम इनटू द पीडीएम। तो इस चीज को आप गेज करो कि लॉन्ग टर्म आपने देखना क्या करना है। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बात करें, कॉमन इंटरेस्ट तो यही है। इस वक्त डोंट डू एनीथिंग। अगर करना होता आप अभी कुछ डिलीवर कर देते। कंट्री इज इन आईसीयू राइट नाउ, और हम 1.22 के सहारे से इस मुल्क को चला रहे हैं। वी कांट डू इट लाइक दैट। आपको इमीडिएट एक्शन लेना है। ठीक है, आपने फौरन इसको बना दिया है औरंगजेब साहब को एज फाइनेंस मिनिस्टर। आपने नया किड इन अ हॉट बॉइलिंग वाटर आपने डाल दिया है। व्हाट वाज रॉन्ग विद इसहाक डार? क्रिटिसिज्म आप बड़ी करते हैं इसहाक डार के ऊपर, और भाई कैसा भी है, ही हैज गॉट एक्सपीरियंस यू नो फॉर द नंबर ऑफ इयर्स टू रन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब आपने उनको डाल दिया फॉरेन साइड के ऊपर। व्हाट एक्सपीरियंस डज ही हैव इन देयर? सो दिस इज ऑल हॉट पॉच। और मेरे ख्याल के अंदर ये
आपको एक मुफाहमत अगर आपने करनी है पीटीआई के साथ आप करें। अगर आप नहीं करेंगे, यू हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपोजिशन इन द कंट्री राइट नाउ, वो आपको चलने नहीं देंगे। फिर आगे क्या होगा? देखो जी, इन्होंने हमें तंग किया, हम चलने नहीं दिए, वो जिनशीद सिंह का आप पुराना एक एग्जाम्पल आ जाएगा, एंड इस तरह की चीजें। गौरी साहब, टू एक्सट्रीम्स, हसन अयूब समझता है कि यही चीजें चलेंगी और इसी तरह चलेंगी, पीटीआई की वजह से, नून लीग और पीपल्स पार्टी की मजबूरी है, लेकिन पीजे समझते हैं कि इतना आसान नहीं है इस तरह साथ चलना इनका। आमिर गौरी, देखें, जो सियासत है, अगर तो आपने प्रैग्मैटिक होकर चलना है तो दिस इज दी बेस्ट कॉम्बिनेशन पाकिस्तान कैन हैव एट दिस मोमेंट। जरदारी साहब को ये पता है कि वो जूनियर पार्टनर हैं उसके, वो पैसेंजर सीट पे बैठे हुए, और अगर फर्ज किया ये हुकूमत कामयाब होती है या कामयाब होती नजर आती है तो वो 50% उसका जो सक्सेस है उसको शेयर करेंगे, और अगर फेल होती है, उन्होंने कहा जी हम तो पैसेंजर सीट पे थे, ड्राइवर सीट पे तो शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम उनके साथ नहीं है, और उनकी एक पुरानी आदत है कि वो आमतौर पर ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं बजाय सियासत के। अच्छा, सियासत में जो टॉप टीम है नवाज शरीफ की, उसमें से बहुत सारे की लोग गिर गए हैं सिलेक्शन में, ठीक है ना। तो अगर आपके पास बंदे भी नहीं है और जो बंदे हैं वो आपको पसंद नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें अगर फर्ज किया, जिस तरह हसन कह रहा था ना, मुझे बड़ा उस वक्त, बिकॉज वी प्ले विद वर्ड्स जर्नलिज्म में, तो उसने कहा कि अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेरा ख्याल है इबाद अल्लाह जो है ना, या अब्दुल्ला, उसको भी पता है कि हाँ अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा है, उसको भी पता है कि ये मुल्क जो है ना ये कौन चलाएगा। तो अब सवाल ये है कि उस अब्दुल्ला जो है ना, उसकी भी ये जरूरत है कि ये हुकूमत चले, ठीक है ना। तो उस सूरत में मेरा ख्याल एक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हम ये समझ रहे हैं कि इसाक डार जो है उसकी जो आप समझिए डी प्लेसमेंट है फ्रॉम हिज चॉइस्ड मिनिस्ट्री, फ्रॉम फाइनेंस टू फॉरेन, मेरा ख्याल है वो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होगी, इसलिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आम तौर पे जो बड़े इश्यूज हैं, यानी अमेरिका के साथ ताल्लुकात, हिंदुस्तान के साथ, अफगानिस्तान, ईरान के साथ, न्यूक्लियर के ऊपर, इन सारों के ऊपर फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई जोर नहीं है। अगर आप एक ऐसे बंदे को वहां बिठा दें, ठीक है ना, फाइनेंस में तंग करता रहा नहीं, जो हो सकता है लाहौर को रिपोर्ट करे, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है मियां साहब यहाँ तशरीफ ना लाया करें, हो सकता है ये मियां साहब की प्लेसमेंट हो, गौरी साहब अगर इसको इस तरह कर, मैं आई एम नॉट गोइंग इनटू कंस्पिरेसी थ्योरीज राइट नाउ, ठीक है ना, इस वजह से कि अभी तो ये गवर्नमेंट जो है वो बैठने की कोशिश कर रही है, और चूंकि सबसे बड़ा इशू जो है इकोनॉमी है, तो मेरा अपना ख्याल, मेरी फीलिंग है, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, इकोनॉमी पीपल्स पार्टी का कभी भी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहा, ठीक है ना। तो अब देखना सिर्फ ये है कि अगर तो इकोनॉमी चलेगी मांगे तांगे से, ठीक है ना, एक और प्रोग्राम और उसके बाद एक और प्रोग्राम, अगर कहीं इकोनॉमी का पहिया जो है वो थोड़ा सा रोल होना शुरू होता है, ठीक है ना, उसकी हमें हमारे दोस्त जो हैं वो स्पेस दे नहीं रहे, ठीक है ना, चाहे वो गैस पाइपलाइन हो, बाकी तो है ही कुछ नहीं। अच्छा, अब जो 3 मुल्क हैं मिडिल ईस्ट के, वो हमें इन्वेस्टमेंट देंगे या हमें भीख देंगे, इसका भी फैसला है। इफेक्टिवली सीपैक जो है मेरा ख्याल है वो अभी भी रुका हुआ है, और अमेरिका साहब चाइना जा रहे हैं, इस पे आगे आपसे सवाल करूंगा, लेकिन 1 मिनट के लिए अगर आपको रोकूं, हसन, आमिर गौरी साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब का जो तरीका है काम करने का पंजाब का, वो पॉलिटिकल से ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक टीम के साथ जाते हैं, और फिर जो पॉलिटिकल टीम बेसिकली पीएमएलएन की तस्वुर की जाती थी, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, ये सारे लोग पार्लियामेंट में नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी शहबाज शरीफ साहब को, या आपको लगता है कि मोहसिन नकवी और आहद चीमा कूप अप कर लेंगे सिचुएशन? देखिए, मोहसिन नकवी साहब तो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक चीज है, या उनकी जो रोल है वो पॉलिटिकल है, यानी पीपल्स पार्टी के साथ अगर ताल्लुकात खराब होते हैं तो बेसिकली ही इज अ ब्रिज बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग नवाज, और ही इज अ ब्रिज बिटवीन मे बी फ्रॉम जो फेडरल गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन जो बात आप ये करें कि यानी जो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जो रिलाई करते थे, ये बात दुरुस्त है, उनको डॉक्टर तौकीर शाह साहब की रिटायरमेंट का नुकसान हो रहा है, और उनके प्रॉब्लम्स भी बजाय जो है वो बड़े विजिबल हो गए हैं। ये जो सीसीआई वाला, ईसीसी वाला, ये दीगर जो इरसा वाला, ये तमाम के तमाम मामला होते थे, तो डॉक्टर तौकीर शाह साहब बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो चीजों को मैनेज करते थे, और वो शहबाज साहब को कह देते थे कि नो, ये काम नहीं करना, और वो शहबाज साहब रुकते थे। तो अब वो चीज उनके पास दोबारा नहीं है, ही इज रिटायर्ड। तो अब नई टीम बनते बनते वक्त लगेगा चीजों को। देखिए, जो नई सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने शहबाज साहब की पेस के साथ काम करना है, जैसे शहबाज साहब ने उनकी पेस के साथ काम करना है। दोनों की आपस में कोहेरेंस होती है, नहीं होती, कितने ये इफेक्टिव होते हैं, ये तो वक्त साबित करेगा। लेकिन शहबाज साहब पॉलिटिकल लोगों के ऊपर रिलाई कम करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर ज्यादा करते हैं। फिर वही बात, हसन का एक ओपिनियन के वो ब्रिज होंगे पीपल्स पार्टी के साथ, वो ब्रिज होंगे एस्टैब्लिशमेंट के साथ,
लेकिन पीजे समझते हैं कि दोनों काम ऐसे हैं, पीसीबी और इंटीरियर एट अ टाइम नहीं कर सकते, और फिर अपना मीडिया हाउस। तो मोहसिन नकवी साहब की सिचुएशन को आप क्या देखते हैं? सही प्लेसमेंट है शहबाज शरीफ साहब की? देखें, जो 18th अमेंडमेंट के बाद जो होम मिनिस्टर है उसकी इंपॉर्टेंस वो नहीं है जो हम उसको देते हैं, ठीक है ना। इस वजह से कि अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट तो फिर तो उसके साथ कोऑर्डिनेशन रह जाएगी, ठीक है ना। दूसरी तरफ से ये है कि अगर फर्स्ट किया, आई डोंट एक्चुअली वांट टू डिस्कस पर्सनालिटीज एट दिस स्टेज, लेकिन मैं बताऊं मुझे इस तरह लगता है कि इस हुकूमत का जो बड़ा चैलेंज है ना वो अब सिस्टम के अंदर नहीं है। अब उस स्ट्रीट को जो है आप किस तरह प्लेकेट करेंगे जब आपकी इकोनॉमी नहीं चल रही होगी, जब आपको डर लगेगा कि जो सोशल मीडिया के ऊपर उठा हुआ है एक अजीबोगरीब तूफान, खुदा न करे उसमें तूफान की कोई एक आधी शक्ल सड़क पे आ जाती है, तो ये सारे लोग फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उस सूरत में इनको जो पॉलिटिकल अपनी एक्यूमन है वो दिखानी पड़ेगी। और मुझे अभी तक लगता है ये सारे के सारे इनके दिलों में, मुझे लगता है जब मैं इनके चेहरे देखता हूँ स्क्रीन के ऊपर, एक अनसर्टेनिटी, एक परेशानी लगती है। नहीं, उनको ये खुशी नहीं है कि ये हुकूमत के अंदर है, कि ये वजीर आजम है, ये वजीर आला है, ये इस तरह लगता है कि नहीं, ये पता है कि जो कुछ को दिया गया है वो टास्क दिया गया है, ठीक है। इन्होंने ये अवाम की राय जीती नहीं है, तो वो जो शक व शुबा है ना उसका होना, तो मेरा ये ख्याल है कि सारे लोग जो है ना अगर ये मिल के काम करेंगे तो शायद ये हुकूमत जो है इसको, जिस तरह हसन भी कह रहे थे कि देखें ना, इससे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि दो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको तो बहरहाल हुकूमत बनानी पड़ेगी। तो वो जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ तो कोई बैठने को तैयार नहीं, बल्कि वो पॉलिटिकल पार्टी भी किसी के साथ बैठने को तैयार इसलिए नहीं है कि वो वहां भी लीडरशिप का फुकदान है ना, और वो मतलब केओस है उसकी जो ऊपर लीडरशिप है कि कल तक के वो वकील जो पता नहीं उनको वो केसेस मिलते थे कि नहीं मिलते थे, अगर आप उनको प्रेजेंट कर रहे हो एज के ये तरीके इंसाफ के लीडर है तो बड़ा मिसनॉमर सा लगता है, हंसी आती है कि यार ये कल तक तो इन लोगों को हमने कभी देखा नहीं था। तो मुझे इस तरह लगता है कि टू अर्ली ये 2-3 दौरे होने दें। मेरा ख्याल है कि शायद वजीर आजम भी चाइना जाएंगे, हो सकता है आर्मी चीफ भी चाइना जाए। जरा हसन को ऐड करता हूं। हसन, चूंकि हुकूमत संभालने के बाद अभी तक शहबाज शरीफ साहब ने कोई जैसे कहते हैं गैर मुल्की दौरा प्लान नहीं किया, बहुत सी बातें चल रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि पहले उमरा करने जाएंगे, कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं पहले बीजिंग जाएंगे, और अब ये पहले बीजिंग जाते हैं या पहले उमरा पे जाते हैं, आपके पास क्या इत्तलात हैं? एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि वो पहले खुद चाइना जाएंगे फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जाएंगे। अनेक चीजें कोई हेस में नहीं होगी। उमरा तो जारी बात है, उनका वैसे रमजान में हमेशा वो जाते होते हैं, उनकी फैमिली शरीफ फैमिली जाती है। आई डोंट नो, रमजान मुबारक का आखिरी अशरा तो आ ही गया है, तो अभी जाना अगर उनका है तो मतलब पहले तो बज़ाहिर तो बनता, अगर उन्होंने जाना ही है सऊदी अरब तो उमरे पर ही जाए। मैं तो मशवरा यही दूंगा, बाकी क्योंकि रमजान की जो जितनी बरकतें और रहमतें हैं वो समेटें। तो मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में भी हसन सऊदी अरब मियां साहब के बारे में भी अफवाहें थी कि वो पहले उमरा पे जाएंगे और फिर लंदन जाएंगे, लेकिन आपने ट्वीट किया कि वो उमरा पे भी नहीं जा रहे और लंदन भी नहीं जा रहे। हाँ जी, वो नहीं जा रहे। पहले उमरे पर जाने का उनका यकीनी तौर पर प्लान था, आखिरी अशरा उनका एग्जाम बन रहा था, लेकिन फिर जितनी वो गुफ्तगू और इधर की बातें शुरू हुई तो उन्होंने शायद वो प्लान भी कैंसिल कर दिया, या उनका शायद प्लान ही नहीं था उमरे पर जाने का। ये सऊदी अरब से बाहर जाने का उमरे के बारे में सोचा उन्होंने जरूर है, कुछ मशवरा जरूर किया था, उन्होंने बातचीत जरूर की थी, लेकिन दूसरी बात जो लंदन वाली थी वो बात दुरुस्त नहीं थी। अच्छा, दूसरी बात जो आप करें ना बीजिंग के साथ, देखिए ये सऊदिया और चाइना ये पाकिस्तान के बड़े अहम पार्टनर्स हैं, और हमारी इकोनॉमी भी और हमारा जो सर्वाइवल इनके ऊपर बड़ा जो है उसका निसार है, और तीसरा अमेरिका भी है। यानी अब हमने देखना है ये कि हमने जो हमसे ट्रेड करेंगे ना वो चाइना के साथ हमारा ट्रेड होगा। एड हमें हमेशा अमेरिका से या यूरोप से हमें एड मिलती रही है, चाइना ने कभी भी एड नहीं दी, या फिर एड हमें सऊदी अरब से कभी किसी न किसी तरीके से डेफर पेमेंट के ऊपर जो है वो $1 बिलियन जैसे नवाज शरीफ साहब को मिला था, क्या वो $1 बिलियन डेफर ऑफ पेमेंट के ऊपर जो है वो ऑयल ले सकता है पाकिस्तान? क्या शहबाज साहब को वो मिलेगा सऊदी अरब से? तो मेरे ख्याल से इन एवेन्यूज को वो परस्यू करें अगर, और वहां से कुछ कामयाबी हासिल होगी तो फिर इकोनॉमी के लिए भी खासा बेहतर होगा, और कुछ एक जो बॉटलनेक बना हुआ है इससे एक ब्रीथिंग स्पेस निकल सकेगी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। हसन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे तो गौरी साहब के सामने ये सवाल रखूंगा कि खारजी फ्रंट पे कौन सा पहला दौरा शहबाज शरीफ साहब के लिए नेक शगुन होगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि हसन अयूब से राय लेके आमिर गौरी साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन पीजे मीर साहब हमारे साथ ही हैं। बीच में लाइन ड्रॉप हुई थी लेकिन दोबारा कनेक्ट हो गए। पीजे, आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब के लिए अगर खारजी फ्रंट पे हम कहें, बैरूनी फ्रंट पे कौन सा मुल्क होगा जो उनके लिए पहला दौरा जिसे कहते हैं नेक शगुन साबित होगा? ऑप्शंस में जो हमारे पास चीज़ें नज़र आती हैं उसमें लाजमी सी बात है सऊदी अरब है, चाइना है और अमेरिका तो फिलहाल लिस्ट पे नहीं है, लेकिन लाजमी सी बात है अमेरिका के हमारे मामलात में बहुत लेन देन है। लेकिन फौरी दौरा अगर कहीं का हो सकता है तो बीजिंग और सऊदी अरब में पहली तरजीह आपको क्या लगता है क्या होगी शहबाज शरीफ साहब की? पीजे, इनको सऊदी अरेबिया जाना चाहिए और जाना होगा, क्योंकि आप देखो हम बड़े कहते हैं चाइना दोस्त है, ऑलवेज अ फ्रेंड एंड दिस एंड दैट एंड ऑल, वेरी गुड, लेकिन याद रखें फ्रेंडशिप कोई नहीं होती, इंटरेस्ट होते हैं। और आपने चाइना के रिलेशनशिप देख लिए, श्रीलंका के साथ क्या हुआ, अफ्रीकन स्टेट्स के अंदर क्या हुआ, तो डिफॉल्ट कर जाते हैं, दे टेक ओवर। तो ये एक उन्होंने, अगर आपको याद हो, 2 या 3 साल पहले एक बात निकली थी कि जी हम अपना येन जो है गवादर पर इस्तेमाल करेंगे, टू व्हिच द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपोज्ड। द क्वेश्चन इज आपने देखना है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है, व्हाट कैन यू डिलीवर बैक। आज लाहौर में जो चाइनीज हैं रो रहे हैं कि हमने 60 और 70 रुपए पे आपका अपना डॉलर इन्वेस्ट किया है, आज 300 रुपए पे आपका डॉलर चला गया, हमारी तो सारी इकॉनमी जो है नीचे वो जिस तरह वो क्या कहते हैं वो मोहम्मद साहब वो हो गई है। तो द क्वेश्चन इज अब हम इसको किस तरह ठीक करेंगे? आपने लगाने हैं 1122 और आईसीयू से बाहर निकालना है। आपके पास क्या है? आपके पास ऑल वेदर फ्रेंड जो है वो प्रोबेबली इस वक्त सऊदी अरेबिया है। चाइना बिल्कुल है, लेकिन रिमेंबर वन थिंग, वो अपने इंटरेस्ट को पहले देखते हैं। दे विल नॉट सी कि पाकिस्तान को आईसीयू से बाहर निकालना है। वो पहले रो रहे हैं इतनी इन्वेस्टमेंट करके डॉलर कहाँ चला गया, उनका पैसा कहाँ तबाह हो गया। तो इस चीज के ऊपर आई थिंक नवाज शरीफ के अच्छे रिलेशन है, बाकी से भी अच्छे थे, इमरान के भी, इनके भी। उन्होंने बड़ी अच्छी पॉलिसी रखी है पाकिस्तान के साथ ऑन हेल्पिंग आउट, बिकॉज इन द लॉन्ग रन जिस तरह ट्रम्प ने एक दफा पास कर दिया था एमबीएस पे, आई थिंक वी विल ऑलवेज बी प्रोटेक्टिंग द सऊदी इंटरेस्ट। बिल्कुल ठीक। पीजे, आमिर गौरी साहब, आपके ख्याल में बीजिंग या रियाज? देखें, पाकिस्तान को आईसीयू से तो कोई नहीं निकाल सकेगा, ठीक है ना। इस वजह की इकॉनमी की जो हालत है इसमें ये हमें मतलब थोड़ा बहुत ब्रीदिंग स्पेस ही दे दें ना उसके लिए कि पैसे रख लें, आप इस्तेमाल ना कर सकें, वेंट हटा दें, आईसीयू पे रखें। मतलब मेरा अपना ख्याल है कि देखें फौरी तौर पे कोई मुल्क तरक्की उस वक्त तक नहीं करता जब तक वो अपने रीजन के साथ कनेक्टेड नहीं होता। इंडिया के अंदर हमें पता है कि इलेक्शन का प्रोसेस अगले महीने जो है स्टार्ट होगा, और वो चूंकि अगले 2 महीने तो वो बिल्कुल लंबा प्रोसेस है। देखे ना, वहां से ब्रीदिंग स्पेस मिलनी जरूरी है, ये कोई उसको पसंद करे या ना करे। शहबाज शरीफ को बजाय दूसरों पे छोड़ने के, आई थिंक ही शुड विजिट काबुल एज वेल। इस वजह से कि हमारा जो वेस्टर्न फ्रंट है इट इज ब्लीडिंग बैड, मतलब वी आर लूजिंग मैन अननेसेसरीली। ये यकीन करें, ये आपको ज्यादा पता है, ये अगर फर्ज किए ऑपरेशंस के ऊपर ये नहीं है कि जिस तरह आपने 5 जीपें भेज दी हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज इज बीइंग स्पेंट अननेसेसरीली ऑन दैट फ्रंट। ही आल्सो नीड्स टू गो टू ईरान। इस वजह से कि हो सकता है अमेरिका हमें जो है हमारी गर्दन पे पांव रखा हुआ है उसने, तो उनके साथ जाके डायरेक्ट बात करना पड़ेगा। देखें ना, उन्होंने साफ कह दिया कि हमने जो एक दफा का वेवर देना था वो दे दिया, तो 18 बिलियन का जुर्माना जो है अगर वो फर्ज के इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में चला जाता है, और चाइना जरूर जाए, सऊदी अरब जिस तरह आपने कहा कि देखें उमरा करना उनके लिए जरूरी है, लेकिन दूसरी एक तरफ ऐसी पार्टी है जो लोगों को गुमराह कर रही है, ठीक है ना, तो उनसे भी बचना जरूरी है। तो अगर फर्ज के सऊदी अरब जाना है, दुबई जाना है इन्होंने, और मतलब दोहा जाना है, वो क्विक ट्रिप्स हैं, ठीक है ना, इनके ताल्लुकात हैं, मतलब ये बड़े आराम से यानी ड्रॉप इन एंड कम आउट वाले ट्रिप्स हैं। मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ को बीजिंग जरा कॉन्फिडेंस में ले जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है अगर दोनों इकट्ठे चले जाएंगे तो नहीं इकट्ठे, ठीक है ना, अब्दुल्ला की बात कर रहा हूँ, तो उसके साथ, लेकिन अफगानिस्तान एंड ईरान ही नीड्स टू गो फॉर कॉस्मेटिक रीजंस। इस वजह से कि अगर वो बात करेंगे बैठ के, जो भी हुकूमत है काबुल के अंदर, उन्होंने कहा यार सिर्फ इस हमारा ताल्लुक देखें अफगानिस्तान के साथ ये नहीं है, सिक्योरिटी का नहीं है कि हमारे साथ टैग बंद करें, बहुत सी चीजें इस वजह से कि मतलब देखें ना, चाहे वो इंडिया वाली ट्रक ट्रेड हो, चाहे वैसे उनका सारा कुछ है पाकिस्तान से जाता है, गुजर के तो अफगानिस्तान से भी आएंगे, तो दैट रिलेशनशिप नीड्स टू बेसिकली नाउ ग्रेजुएट टू द नेक्स्ट लेवल। सो यू आर सजेस्टिंग कि रीजनल अप्रोच में, ठीक है, हमारे लिए इंडिया अगर अगले 1-8 महीने के लिए क्लोज है, तो ईरान और काबुल को जो है ना इसको न्यूट्रलाइज करें ना। अगर फर्ज के ईरान के अंदर कोई जो है थोड़ी सी आप ये समझे कि ताल्लुकात के अंदर, क्योंकि अमेरिका ने साफ कह दिया कि हमने ये पाइपलाइन बनने नहीं देनी और कोई इशू ही नहीं है सर, ठीक है, तो उनके साथ बात करके कि भाईजान आपको भी पता है वो मतलब 50 साल से सैंक्शंस भुगत रहे हैं,
ईरान बार बार ये पाकिस्तान को मैसेज देता रहा कि आप अपने पैरों पे खड़े हों, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर हमने 50 साल भुगत लिया तो सैंक्शन जो नहीं, और वेवर लें। जिस तरह देखें ना, ईरान जो है वो इराक को भी, जिसके साथ उसने जंगें लड़ी हुई हैं, उसके साथ उसके मुआहदात हैं, चाइना के साथ कर रहे हैं कोई रास्ता निकालने। अब मुसद्दिक मलिक देखें दोस्त हैं पुराने, वो अपनी कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन लगता है इस तरह कि वाशिंगटन के अंदर इस वक्त कोई एपेटाइट नहीं है पाकिस्तान को हेल्प करने की। स्टेटमेंट से आगे वो जाने के लिए तैयार नहीं है। हसन, 6 जजों के जो खत का मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये सिमटता हुआ नजर आ रहा है या फैलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं ना, ये बेसिकली फैलेगा तो नहीं, ये सिमटेगा ही। और जिन लोगों ने खत लिखा है वो पछता रहे हैं, आप यकीन करें, उनको वो बैकफुट पर आ चुके हैं। और ये जो खत लिखा गया है, ये गलती का एहसास उनको हो चुका है, लेकिन अब ये गलती ऐसी है जो नाकाबिले तलाफी हो चुकी है। इसमें पूरी दुनिया के सामने आपने पाकिस्तान की जुडिशरी का और पाकिस्तान का मजाक बना दिया है। 3 जजेस वो जिनका कोई लेना देना नहीं था, किसी की कॉल नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं था, कोई ऐसा हाई प्रोफाइल केस नहीं सुन रहे थे, उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए अपना अलायंस शो करते हुए 3 जजेस के साथ जो है वो साइन कर दिए उस खत को। और ये इश्यूज 1 साल पुराने हैं यार, 1 साल पुराने हैं। और अभी देखिए कि मैं वेडनेसडे को इंशाल्लाह इस मुतल्लिक, क्योंकि मेरी कुछ मसरूफियत है कल और परसों, ये 2 दिन के बाद वेडनेसडे को एक स्टोरी तकरीबन मेरी काम उस पर हुआ है, वो स्टोरी मैं दूंगा, तो फिर आपको ये इसकी सारे इश्यूज की जो है ना असलियत भी सामने आ जाएगी। बड़ा अनफेयर हुआ है पाकिस्तान के साथ, जो जुडिशियल पॉलिटिक्स जो है। तो मतलब आपको लग रहा है कि जो आपको लग रहा है जो तहकीकाती कमीशन बना है, उस कमीशन की रिपोर्ट में ये चीजें क्लेरिफाई हो जाएंगी? अब देखना ये है कि उसके जो TOR सामने आए ना, तो वो TORs में पता लगे कि जी क्या स्कोप है और वो क्या करना है। कमीशन बनना और उसके TORs, उसके इख्तियारात का पता होना, फिर उसके बाद ही आप उसके ऊपर राय दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन बजाय ये जो इतलात है, जो कि नीयत थी, गवर्नमेंट जो बता रही थी कि हमारी नीयत जो है ये मट्टी पाव नहीं है, हम इस मामले को कंक्लूड होता हुआ देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। पीजे, आप कैसे देखते हैं? हसन को लगता है कि खत लिखा गया और खत का जिसे कहते हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक जाएगा, आपको ऐसा लगता है? या फिर पीजे एक और राय ये है कि जब ये खत का मामला आया तो एक सियासी जमात क्या PTI की जानिब से एक तासुर दिया गया कि दिस इज द आइडियल टाइम फॉर अ जुडिशियल मूवमेंट अगेन इन पाकिस्तान। ये याद रखें आप कि जब भी कोई कवर्ट ऑपरेशन की कोई बात करता है, उसके बाद आपको डिसइंफॉर्मेशन ही मिलती है, आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ऑफ एनी इंटेलिजेंस एजेंसी। अब आप कहते हैं इसका नतीजा निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। आप समझते हैं कि आप जाके प्रोब करेंगे और बेसिकली अपने जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको आप जाके गंदा करेंगे। इनको चाहिए था जजेस को, ये पहले ये क्या एमनीशिया इनको हो गया था, ये पहले क्यों नहीं बोले? आज उससे बोल रहे हैं कि द कंट्री इज ऑलरेडी इन अ पॉलिटिकल क्राइसिस एंड एज व्हाट आमिर has just depicted, इंडिया के इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, हमारे खिलाफ और प्रोपेगेंडा आएगा। अब अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को उसके अंदर मुलव्वस करें। और भाई अगर करना था, टेक टू द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एंड डू इट अंडर रैप्स। व्हाई डू यू नीड टू पुट दिस आउट? क्या आपने लोगों को अपील करना है कि नहीं हमारे साथ ये हो गया, सिक्योरिटी ज्यादती होगी, इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये कर दिया, व्हाई कुड यू डू इट क्वाइटली? व्हाई? Where was your national interest? We agree. अगर कोई चीज इस तरह की चीज हुई है, that can be discussed, but discussed in a discreet manner, not in the manner कि आप अपनी जो आप मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, आप इसको डिग्रेड कर रहे हो पूरी दुनिया के आगे कि देखो जी उन्होंने मैं ये कहा, वो ये कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। That can amount to, in my opinion, a breach of Pakistan security. इसके इनको नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल अगर इसको अरेस्ट करना है करें जरूर, लेकिन करें इन कैमरा करें यार। क्यों आपने एक आम आदमी को बताना है जो जज है उसको ये करते आप क्या मोराल दे रहे हैं अपने जवानों का? क्या मोराल दे रहे हैं? दिस शुड नॉट हैव हैपेंड एंड इफ इट हैज इट शुड स्टिल, अभी भी मैं कहता हूँ डैमेज कंट्रोल करो और इन कैमरा जाके बैठ के बात करो। बिल्कुल ठीक। कोई करता है, FBI करती है, CIA करती है, क्या ये निकालते हैं कोई बात? बिल्कुल ठीक। कोई चीज नहीं होती। एंड आई थिंक वी मेड अ मिस्टेक हियर एंड देयर। बिल्कुल ठीक। आमिर गौरी साहब, इस सारे खत का मामला, पीजे और हसन की राय आपके सामने, आपको लगता है कि सिमटता हुआ नजर आता है या फैलता हुआ नजर आता है? इसके असरात क्या हैं? पीजे ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि बिल्कुल आपके साथ अगर मसला था
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रखते, इनके लिखते, इन कैमरा रखते, और फिर जब फाइंडिंग्स आ जाती तो फिर कोई बात होती, उसे मीडिया को जारी करना, इंटेंशंस पे बहुत क्वेश्चन मार्क्स हैं इस चीज। शायद ये मल्टी लेयर्ड सा इशू है। देखें, एक तो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अरसे से जो प्रैक्टिशनर हैं इस वक्त पॉलिटिक्स के और पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो हमेशा एक क्लोज्ड अफेयर होती है। आप रोज़ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो है वो लोगों को नहीं बता रहे होते कि हमने आपको एतमाद में लेना है। आप एतमाद में अवाम को लेते हैं 5 साल के बाद जब वोट होता है। तो ये सारे लोग जो है ना रोज़ बैठे होते हैं, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अवाम के सामने, एज इफ कि अवाम जो है वो इंतज़ार कर रही है कि आज का, लेकिन ये माहौल चेंज होगा। कमिंग बैक टू दिस इशू, देखें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस जो कमीशन है उसकी हैसियत को बिल्कुल क्लियरली बता दिया है। उन्होंने कहा कि हमें, मतलब वी डू नॉट सपोर्ट दिस थिंग। एग्जीक्यूटिव को इस्तेमाल करने की जो कोशिश है उसको उन्होंने कंडेम किया, ठीक है ना। तो इसका मतलब तसद्दुक़ जिलानी साहब क्या करेंगे? वो एक बुजुर्ग आदमी है, एज ए जज यू नो ही वाज अ स्टेलर जज। उनके बारे में कहा यह जाता था कि नॉर्मली ही विल स्टिक टू यू नो द रिटन लॉ। उनको, और मेरा ख्याल है आलमी सतह पे भी वो मतलब रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और शरीफ आदमी हो सकता है उनकी कोई, इनके पास टेपे शेपे भी ना हो जिनकी जिक्र हो रहा है ना, लेकिन इशू बहुत सीरियस है। देखें, अच्छा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के बारे में कल मैं पढ़ रहा था कि उनकी हाई कोर्ट में जब तैनाती होती है तो पीपल्स पार्टी का दौर था, उनकी जब सुप्रीम कोर्ट में तैनाती होती है तो उस वक्त PMLN का दौर था। और वेरी इंटरेस्टिंगली तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को कुछ अर्सा कब तक PTI जो है केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट कर चुकी थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, उन्होंने जो अर्न की है ना अपनी, जो भी उनकी से रही है वो अक्रॉस द पार्टी, ठीक है ना, ही हैज बीन नोन एज ए गुड जज। मुझे अभी याद है, मैं अपने रिपोर्टर्स का नाम नहीं लेता जिनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी जैसे चौधरी के ज़माने में, कि यहाँ टिकर अभी प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई तो टिकर जो है वो चलने शुरू होते थे। तो जिस वक्त तसद्दुक़ जिलानी थोड़ी देर के लिए बने थे चीफ जस्टिस, तो मैंने मजाक में कहा था, मैं कहा जी अब आप चलाना टिकर, ठीक है ना, बिकॉज दिस गाय विल शट द कोर्ट। उस तरह के भाईजान ये मामला कोर्ट के अंदर डिस्कस होंगे, वो रिमार्क्स के बजाय ऑर्डर ऑफ द डे पे जाएंगे। उससे बड़ा इशू ये है शायद कि आज तक पाकिस्तान में जो कमीशन बनाने की तारीख है, वो कमीशन बनता है, कार्रवाई होती है, कमीशन की रिपोर्ट सामने नहीं आती, इंप्लीमेंट नहीं होती, एक लंबी तारीख है, ठीक है ना। मैं आमतौर पर नाम लेने को इसलिए बचता हूं कि वो हर दफा कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं कि कौन कौन से कमीशन इस मुल्क में बने हैं। लेकिन देखिए, मेरे लिए इशू इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जजेस जो हैं, यू नो, इनमें से बाज लोग कल को एलिवेट होंगे, सुप्रीम कोर्ट के आएंगे, और जो इल्जाम लग रहा है ना, हमें ये चीज डिस्कस करने की बजाय कि इसकी टाइमिंग क्या है, ठीक है ना। वी शुड नॉट बेसिकली कंडेम दीज जजेस ऑन द टाइमिंग ऑफ द एक्शन। हमें ये देखना पड़ेगा, लेकिन इल्जाम की नोयत देखना पड़ेगा। देखिए, इंटेंट तो इस तरह है कि देखें, जैसे पीजे ने मिसाल दी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखते, चीफ जस्टिस इंक्वायरी करते, कुछ साबित होता, अगर मुझे आप डेविल्स एडवोकेट बनने की इजाजत दें, उनको भी एहसास हुआ पहली दफा कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जो सारी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो ये समझती हैं कि उनका जो कॉमन चैलेंज है वो कहीं और है। तो शायद ये बेहतर चांस था कि इस वक्त PTI और PMLN और पीपल्स पार्टी, ये सारे लोग जो हैं इनके अंदर अब ये ओपन खुल के बात ना करें, चूंकि हुकूमत के अंदर है 2 पार्टियां, लेकिन वो ये समझते हैं इनका चैलेंज कहीं और है। तो उन्होंने सोचा होगा कि पिछले साल भी कि ये शायद आइडियल टाइम है कि ये जो पुश बैक आई है जैसे शौकत के केस के नतीजे में, तो अगर कोई हम थोड़ी सी स्पेस गेन कर सकते हैं तो ये मसले को सामने रखना जरूरी है इस वजह से। लेकिन गौरी साहब, एक तासुर ये भी तो है कि ये बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है। एग्जीक्यूटिव इज प्राइम मिनिस्टर इन कैबिनेट, ठीक है ना। पार्लियामेंट एक चीज हो गई, यानी जो लेजिस्लेचर है, प्राइम मिनिस्टर इन कैबिनेट गवर्नमेंट होगी, वो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है ना। तो अगर फर्ज के उनके ऊपर तो इल्जाम नहीं लग रहा ना, तो जुडिशरी जब है, देखिए तीनों ऑर्गन जो हैं, ये 3 पिलर्स हैं, उसके नीचे काम करने वाले जो सबसर्विएंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप एग्जीक्यूटिव नहीं कह सकते, ठीक है ना। वो कोई डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर नहीं है, उसमें डिटेल में नहीं जाते इस वक्त। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखें, अगर कहीं पे जजेस जो हैं वो ये कह रहे हों और ये कहा है, वो लोग इस प्लेंट का हिस्सा नहीं बने, इस शिकायत का हिस्सा नहीं बने, लेकिन मेरे से ज्यादा हसन अयूब को पता है कि जब वो ओपनली कह रहे हों कि ये जो हमें लिस्टें आती हैं, हमने फैसले इस लिस्टों के मुताबिक करने हैं या कानून के मुताबिक करने हैं, ठीक है ना, तो एक फीलिंग तो डेफिनेटली। एक 30 सेकंड हसन, आपके ख्याल में जो गौरी साहब ने कहा सिचुएशन ऐसी थी या ऐसे नहीं थी पिछले साल?
नहीं, पिछले साल इनका इशू जो है ये रिजॉल्व हुआ था। मिनिस्टर्स कॉलोनी के अंदर एक मीटिंग हुई थी, जिस महकमे के साथ इनकी ग्रीवेंस थे उनके एक आला अफसर आए थे, वहां मिले थे, वहां पर इन्हें सारे इश्यूज इनके रिजॉल्व हुए थे। अगर कुछ हुआ भी था तो फिर आगे से उसके बाद कोई ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट भी नहीं हुआ। और देखिए बात ये है कि उसके बाद आप खामोश रहे हो, तो ये बेसिकली उन्होंने पुराने इशू को रिप्रोड्यूस करके खत लिखा है जी। कोई नया वाकया नहीं हुआ ये वाकया। और देखिए जजेस का काम खत लिखना नहीं है, जजेस का काम नोटिस जारी करना है, सजा देना है। आप प्राइम मिनिस्टर को तलब करते हैं, आप डीजी रेंजर्स को तलब करते हैं, तो जिस बंदे के हवाले से ग्रीवेंस की आप बात कर रहे हैं वो तो उनसे बहुत मातहत बड़ा कमजोर है उनके मुकाबले में। यानी अब ये कह दें, चलें ठीक, 30 सेकंड्स गौरी साहब, इसके बाद मैंने क्लोज करना। देखिए हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स की जो ट्रेडिशन है और जो इंटरप्ले है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, उसमें हम इस तरह लगता है कि एज ए कौम थोड़े डर जाते हैं कि यार ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन जो बड़े फैसले हैं ना उनके लिए कहीं ना कहीं इस तरह की जो है ना वो हरकतें वो करनी जरूरी होती हैं। चलें, बहुत सारे असूल जो हैं वो सेटल होते तय हो जाते हैं। नाज़रीन, आमिर गौरी साहब आपका, हसन अयूब साहब आपका, पीजे मीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।